नमस्कार। यूपी में तो योगी बाबा का बुलडोज़र ज़ोर शोर से दौड़ रहा है, लेकिन आज ज़रा ध्यान करते हैं फडणवीस के बुलडोज़र की तरफ। तो चलते हैं परशुराम की भूमि, शिवाजी महाराज की भूमि और मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में कमाल राजनीति चल रही है, कमाल। और मुझे तो कई बार लगता है कि एक सियासी बुलडोजर बाबा महाराष्ट्र में भी हैं जो किसी और पर नहीं, एमवीए पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में आपने देखा क्या हुआ। पूरा एमवीए गठबंधन जोर लगाए हुए था, पूरा जोर लगाए हुए था अपने विधायकों की रखवाली से लेकर के, और निर्दलियों, छोटे दलों के नेताओं, उनके विधायकों से सतत कांटेक्ट करने की कोशिश में था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वहां भी शिवसेना को पराजय का सामना करना पड़ा। और यह केवल शिवसेना की पराजय नहीं थी कि उनके संजय पवार हार गए और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट धनंजय महाडिक जीत करके राज्यसभा पहुंच गए। ये पूरे एमवीए की पराजय थी। इसके डिटेल में भी चाहेंगे कि वो खेल किस तरीके से हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से पटखनी दी थी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं को, और न केवल उनको बल्कि पूरी एमवीए सरकार को और उनके पूरे तंत्र को। लेकिन 2 दिन बाद सोमवार को विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। और जो हालात राज्यसभा चुनाव में हुए थे, उससे कम दिलचस्प हालात विधान परिषद चुनाव में नहीं है। 11 कैंडिडेट, 10 सीटें। और ये कैसे हुआ? देवेंद्र फडणवीस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए सब 2-2 सीटों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यानी 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए और तीनों जिता करके दिखाए। शिवसेना ने भी 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। एनसीपी, कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया, उनका जीत गया। आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से पीयूष गोयल को जिता ले गई। इसके अलावा अनिल बोड़े को जिता करके ले गई। कोई दिक्कत नहीं थी 2 के जीतने में। लेकिन जो संजय महाडिक थे, जो कोल्हापुर से आते हैं, उनकी जीत में संदेह था संख्या बल को लेकर के। और शरद पवार आसानी से अपने करीबी प्रफुल्ल पटेल को जिता करके ले गए। कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी को जिता करके ले गई। शिवसेना का एक कैंडिडेट आसानी से जीतने की स्थिति में था, संजय राउत, जीत गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जिनको चाहते थे, संजय पवार, वो उनको नहीं जिता पाए, बल्कि उल्टा हुआ। देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, घोषणा करके अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो गए। और अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमने अगर एक अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा किया है विधान परिषद के लिए, तो वो इसलिए किया है क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उसी के कुछ एमएलए सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। यानी उन्होंने संदेह के बीज रोप दिए हैं।
जो राज्यसभा के चुनाव थे, उसमें देवेंद्र फडणवीस कैसे कामयाब हुए, शिवसेना क्यों विफल हुई, इसकी एक पूरी कहानी है। और आजकल अपने एक कैंडिडेट की हार की वजह से, संजय पवार की हार की वजह से, उद्धव ठाकरे एनसीपी से यानी शरद पवार से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के रवैये से भी नाराज बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि विधान परिषद के लिए शिवसेना अपने दोनों कैंडिडेट तो आराम से जिता ले जाएगी, क्योंकि उसके पास 55 एमएलए हैं। हालांकि 55 में से एक आध इधर उधर हुआ तो उसका भी गणित बिखर सकता है, बिगड़ सकता है। पर जो एनसीपी ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं और कांग्रेस ने भी झोंक में आकर के 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए, उन दोनों के ऊपर यानी उनके एक एक के ऊपर तो तलवार लटक गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से रणनीति बनाई है। जैसे राज्यसभा में जो निर्दलीय थे और जो छोटे दल थे, उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने दांव खेला था, जो पूरी तरीके से सफल रहा। फर्स्ट प्रेफरेंस में उनके कैंडिडेट को शिवसेना के कैंडिडेट से करीब करीब 6 वोट कम मिले थे, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस की जो वोटें थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 41 से ऊपर वोट दिला दी। और एक समय ऐसा था जब संजय राउत भी हार सकते थे, और इनके दूसरे कैंडिडेट को संजय पवार को केवल 39.26% वोट मिले। इसलिए उद्धव ठाकरे नाराज हैं, क्योंकि शरद पवार ने मतदान से पहले दिन शाम को अपनी जो रणनीति थी उसमें कुछ बदलाव कर लिया, और जो प्रफुल्ल पटेल थे या इमरान प्रतापगढ़ी थे, उनके लिए 44-44 वोट डलवाने का एक खाका तैयार किया, एक प्लान तैयार किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि संजय पवार तो हारे ही, क्रॉस वोटिंग हो गई। इनको तो उम्मीद थी कि 172 वोट मिलेंगे, लेकिन मिले कितने? 162। और जो 10 वोट की उम्मीद लगाए ये बैठे थे, वो मिल गए देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट जीत गए, और इनका संजय पवार जो है वो चारों खाने चित हो गया। तो बताते ये हैं कि उद्धव ठाकरे इस समय शरद पवार ने जो आखिरी टाइम पर अपनी रणनीति चेंज की थी कि प्रफुल्ल पटेल को और इमरान प्रतापगढ़ी को वरीयता दी जाए, उनको ज़्यादा वोट मिले, और अगर कहीं क्रॉस वोट हो जाए या कोई वोट अनवैलिड करार कर दिया जाए तो भी इनकी जीत में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। यानी उन्होंने शिवसेना को अपने हाल पर छोड़ दिया था उस समय। अब नौबत ये आ गई है कि उद्धव ठाकरे इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे के पास भी कोई अतिरिक्त वोट नहीं है। एक एमएलसी के चुनाव के लिए जो उस समय विधायक उपस्थित रहेंगे वोटिंग के समय, उसके हिसाब से 26 या 27 वोट चाहिए एक विधान परिषद सदस्य के लिए, और शिवसेना के पास 55 एमएलए हैं। एक सीट उनकी खाली है, अंधेरी वाली, उस पर उपचुनाव होगा आगे जाकर के। तो वो तो 2 कैंडिडेट के लिए ठीक है, अगर उनके विधायकों ने क्रॉस वोट नहीं किया या धोखा नहीं दिया, इसके लिए भी रखवाली शुरू हो चुकी है। लेकिन जो एनसीपी है उसके पास 53 है, उसके 2 कैसे जीतेंगे? शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, तमाम उनकी लीडरशिप इस समय लगी हुई है निर्दलियों और छोटे दलों को साधने के लिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी कच्ची गोलियां नहीं खा रखी हैं। उन्होंने ऐसे संदेह के बीज बो दिए हैं एमवीए के घटक दलों के भीतर ही। वो छोटे दलों को, विधायकों जो निर्दलीय हैं उन विधायकों को साध लेंगे, ये
सबको यकीन है राज्यसभा चुनाव की तरह, और इनको ज्यादा है अब राज्यसभा में पटकनी खाने के बाद कि देवेंद्र फडणवीस कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि शरद पवार ने क्या कहा था रिजल्ट आने के बाद, आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है जो उन्होंने बनाई है उसमें वो कामयाब हो गए। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उद्धव ठाकरे पर भी तंज कस रहे थे कि वो दूसरा कैंडिडेट तो ले आए संजय पवार के रूप में, लेकिन उसके लिए पुख्ता रणनीति और व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, जबकि देवेंद्र फडणवीस करने में कामयाब हो गए। तो अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सीटें हैं उनके लिए 5 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, और जो उनका संख्या बल है वो हालांकि 5वें कैंडिडेट की इजाजत नहीं देता है, लेकिन कोई तो कॉन्फिडेंस होगा, कोई तो रणनीति होगी राज्यसभा चुनाव की तरह देवेंद्र फडणवीस के पास कि उन्होंने 5वां कैंडिडेट उतार दिया है। वरना तो उनके जो हैं प्रवीण दरेकर, इसके अलावा राम शिंदे और श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे, ये चारों आराम से जीतते। जो 5वां उन्होंने प्रसाद लाड़ के रूप में उतारा है, वो कहना चाहिए कि एक ऐसा दांव है जिससे अब एमवीए में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और शिवसेना ने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, सचिन आहेर और अमशा पाडवी, और एनसीपी ने भी 2 कैंडिडेट उतार दिए हैं, एकनाथ खड़से और रामराजे नाईक निंबलकर। कांग्रेस ने भी, हालांकि उसके पास एक कैंडिडेट आराम से जिताने की क्षमता है, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के लिए उसके पास भले ही बहुत ज्यादा वोट ना हो पर कुछ वोट तो हैं। तो इन्होंने चंद्रकांत हंडोरे और भाई जगताप को मैदान में उतार रखा है। अब टोटल मिलाकर के 15 ने नामांकन भरे थे, 2 छटनी में हट गए। बीजेपी समर्थित जो सदाबाहु खोत थे और एनसीपी के जो शिवाजी राव गर्जे थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो शिवसेना एनसीपी ने कहा, एनसीपी और कांग्रेस से ये कहा शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, कि भाई सब अपने अपने कैंडिडेट को जिताने की व्यवस्था करें। तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाई जब राज्यसभा चुनाव में सब एकजुट होकर के लड़े थे, एकजुट होकर के रणनीति बनाई थी, तो यहाँ भी हमारे कैंडिडेट के लिए, दूसरे कैंडिडेट के लिए सबको मिलजुल करके मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब फडणवीस ने क्या दांव खेला है? फडणवीस ने जो ये कहा है कि हमने 5वां कैंडिडेट इसलिए उतारा है मैदान में क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल है, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उसी के कुछ एमएलए हमारे कैंडिडेट को वोट देकर के सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। इससे पेशानी पर बल हैं, चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं उनके चेहरों पर। अच्छा, एक घटना और हो गई कल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव की तरह अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों को विधान परिषद चुनाव में भी वोट देने से रोक दिया है। याचिका लेकर के ये पहुंचे थे। इनको उम्मीद थी कि राज्यसभा में अगर मौका नहीं मिला है तो कम से कम विधान परिषद में मिलने के चांस हो सकते हैं। लेकिन क्या किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने? बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी ने ये कहा कि साहब, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 62(5) है, उसके तहत जो जेल में बंद व्यक्ति है वो वोट नहीं दे सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो बात मान ली। यानी शरद पवार की पार्टी के 2 एमएलए घट गए और उसको अब जीत के लिए कुछ निर्दलियों, कुछ छोटे दलों की शरण में जाना ही पड़ेगा।
अब 2-4 वोट की ज़रूरत उनको पड़ेगी क्योंकि उनके 2 घटे हैं। गुप्त मतदान होता है, उसके लिए शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, उनकी जो दूसरी लीडरशिप है, होम मिनिस्ट्री भी उनके पास, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट उनके पास, वो व्यवस्था कर सकते हैं। शिवसेना अगर उसके सारे विधायकों ने अपने दोनों कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाले, सचिन अहिर और अमशा पाडवी के पक्ष में, तो वो भी 2 सीटें निकाल लेंगे। तो शरद पवार की पार्टी और शिवसेना वो तो अपने 2-2 कैंडिडेट जिताने में कामयाब हो जाएंगे। अब बची कांग्रेस। कांग्रेस के लिए अब जीवन मरण का प्रश्न है और कांग्रेस का अगर दूसरा कैंडिडेट हार जाता है और देवेंद्र फडणवीस का 5वां कैंडिडेट जीत जाता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सरकार के जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जिन्होंने जिम्मा लिया है इस चुनाव का, वो बाला साहब थोराट हैं और थोराट ने और जो दूसरी उनकी लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा है कि साहब सारे दलों को, एमवीए के सारे दलों को मिलकर के काम करना चाहिए। अगर मिलकर के काम नहीं करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तो के आगे क्या हो सकता है। हालांकि शरद पवार का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नतीजा जो हो, ट्रेंड जो हो, परिणाम जो हो, जो सरकार की स्थिरता है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शरद पवार अभी वोटिंग से पहले और नतीजों से पहले ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार तो नहीं गिरेगी। लेकिन हालात क्या हैं, जरा उन पर भी गौर कर लीजिए। राज्यसभा में जो कुछ हुआ, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है, जो ऊर्जा है, वो इस समय आसमान पर है और जो एमवीए है वो सदमे की हालत में है, उसका मनोबल गिरा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग की चर्चा चली थी, देवेंद्र फडणवीस से कांटेक्ट भी किया गया था राज्यसभा चुनाव के समय। तब कहा गया था कि विधान परिषद में हम आपके 5वें कैंडिडेट की मदद करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं माने। शायद उनको कॉन्फिडेंस था कि हम राज्यसभा की भी अतिरिक्त सीट जीतेंगे और विधान परिषद की भी अतिरिक्त सीट जीतने में कामयाब रहेंगे, इसलिए उन्होंने इनके ऑफर पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी 5 कैंडिडेट भेजने में कामयाब हो जाती है और इनके कुल मिलाकर के, यानी एमवीए के कुल मिलाकर के 5 ही पहुंचे और 6ठा कैंडिडेट इनका हार गया, वो चाहे एनसीपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तब मुंह छिपाने के काबिल ये बचेंगे नहीं। लगातार दूसरा झटका होगा सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए। इसलिए उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कांग्रेस की लीडरशिप हो, वो परेशान है। अब जरा गणित समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 106 हैं, 7 निर्दलीय इनके साथ हैं, यानी 113 हुए। एक सीट के लिए 26 या 27 वोट की जरूरत है। उस लिहाज से इनको 108 वोट ही चाहिए अपने 4 कैंडिडेट भेजने के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय विधायक कितने वोट कास्ट करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 104 या 108 वोट मान करके चले, वो बीजेपी के पास हैं। उनके 4 एमएलए, 4 विधान परिषद सदस्य आराम से जीत करके पहुंच रहे हैं। शिवसेना के 55 हैं, 2 उम्मीदवार उनके जीत जाएंगे, आराम से जीतेंगे, 27 दूनी 54।
एक दो वोट ज़्यादा ही हैं उनके पास में। अगर ठीक तरीके से रणनीति बनाई तो वो एक दो वोट एनसीपी के काम भी आ सकते हैं। एनसीपी के 53 एमएलए हैं। इन 53 में से 2 घट गए कल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद। मलिक और देशमुख वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए उनके पास 51 बचे। अगर 27 वोट चाहिए तो उनको 3 एमएलए और चाहिए। वो छोटे दलों से या निर्दलियों से वो जुगाड़ कर रहे हैं किसी तरीके से। अब शिवसेना की मदद से या निर्दलियों या छोटे दलों की मदद से वो भी अपने 2 कैंडिडेट जिता ले जाएंगे। कांग्रेस के पास 44 एमएलए हैं, लेकिन मतलब आप समझिए कि 10 विधायक कम होने के बावजूद, 10 अंक कम होने के बावजूद 54 चाहिए 2 जिताने के लिए। उनके पास 44 हैं, पर 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए उन्होंने। अब ये 10 एमएलए कहाँ से आएंगे? 1 एमएलए तो आप जिता ले जाइए 27 वोट में, उसके बाद आपके 17 वोट और बचते हैं। लेकिन दूसरा कैंडिडेट जिताने के लिए इन 17 में जब तक आप 10 और नहीं जोड़ेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपका दूसरा विधान परिषद सदस्य कैंडिडेट कैसे जीतेगा? अब जो एमवीए गठबंधन है ये दावा करता है कि साहब हमें हमारे अपने 52 हैं और 152 है, 152 में से ये 2 घटा लीजिए तो 150 फिर भी बच रहे हैं। उनका कहना है कि जी 17 एमएलए ऐसे हैं जिनका हमें समर्थन है, इनमें छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से ये राज्यसभा चुनाव के लिए बड़े कॉन्फिडेंट थे, 172 वोट मिल जाएंगे, मिले कितने? 162 वोट। तो नतीजा ठन गोपाल, भारतीय जनता पार्टी वो 10 एमएलए का जुगाड़ करके ले गई। उन्होंने क्रॉस वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, इनको नुकसान हो गया। अब सवाल ये है कि साहब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी अपने छठे विधान परिषद सदस्य यानी उम्मीदवार को कैसे जिताएगी? ये बहुत ऊंचे दर्जे के हैं जो हर चुनाव से पहले, हर अहम चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसी कारस्तानी कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ता है। अभी विधान परिषद के चुनाव सामने थे और संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर के कुछ निर्दलियों के बारे में बयानबाजी कर दी। इनमें शरद पवार के एक विश्वास पात्र निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र भोयर के बारे में भी इन्होंने कुछ बयानबाजी कर दी। ये स्वाभिमान पार्टी के हैं और वो इससे काफ़ी आहत हुए, नाराज हुए। उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो एमवीए के ही समर्थन में वोट किया, फिर भी हम पर शक किया गया, हमारे खिलाफ बयानबाजी की गई, विश्वासघात का आरोप तक लगा दिया गया, तो हम बहुत कहना चाहिए कि असहज स्थिति में है। हालांकि वो कह रहे हैं, वो संजय राउत से भी मिले, शरद पवार से भी मिले, उन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद के चुनाव में भी हम एमवीए के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो बयानबाजी है, वो ठीक नहीं है। वो हमें जो हमारा कमिटमेंट है, समर्पण है, जो अनुशासन है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये है, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से और शरद पवार से नाराज क्यों हैं? राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उद्धव ठाकरे खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो जिसको वो संजय पवार को भेजना चाहते थे, भेज नहीं पाए। नंबर 2, संजय राउत हारते हारते बचे हैं, हारते हारते बचे हैं। यानी शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री है
उसके दोनों कैंडिडेट पर ही हार की तलवार लटक गई थी। और हालांकि अजीत पवार ने कहा कि साहब 18 को यानी आज सब एमएलए तीनों घटक दलों के, निर्दलीय जो छोटे दलों के हैं, वो सब मुंबई में इकट्ठा हो जाएंगे, यानी प्रदेश में जहाँ जहाँ भी अलग अलग होंगे वो सब आ जाएंगे और उसके बाद सब इकट्ठा जो है वो रह कर के वोटिंग करेंगे और हमारे 6 के 6 कैंडिडेट जीत जाएंगे। लेकिन आशीष शेलार ने ये कहा कि जो रोज़ाना होटल बदले जा रहे हैं इससे आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। काम करने से, लोगों का विश्वास अर्जित करने से ही आप चुनाव जीत सकते हो। होटल बदलने से, रणनीति बदलने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हम राज्यसभा में जीते हैं वैसे ही विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट 5 के 5 जीत करके पहुंचेंगे। और उन्होंने हमला भी किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में तो शिवसेना और मुंबई में AIM जो है वो शिवसेना की बी टीम बन जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में अपने दोनों विधायकों के वोट MVA को डलवाए थे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उधर मन से भी हमलावर रही है शिवसेना पर। और एक और नारा दे दिया है जो इनके महानगर अध्यक्ष हैं मंगल प्रभात लोढ़ा ने। अभी उन्होंने जो अंधेरी का चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए एक नारा दिया है कि अंधेरी तो झांकी है, BMC अभी बाकी है। अंधेरी से शिवसेना के MLA थे जिनकी डेथ हो गई थी और इस पर उपचुनाव होना है। इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। 2 घंटे तक मीटिंग चली और उसके बाद उन्होंने ये नारा उछाल दिया है। तो शिवसेना बैकफुट पर है। उसको पता है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो चुकी है। विधान परिषद में भी उसने अगर अपना 5वां कैंडिडेट जिता लिया और इनका 6ठा कैंडिडेट हार गया तो उसके बाद ये जो अंधेरी में उपचुनाव होने वाला है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिर जो BMC का चुनाव होने वाला है उसमें तो खुद मुंबई कर ही ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से नीचे कोई रोक नहीं सकता है। तो हालत ये है इस समय राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद और उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद कि MVA के तीनों घटक दल अब अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने कह दिया कि भाई जिसको अपने कैंडिडेट जिताने हैं वो अपना जुगाड़ करे, अपनी व्यवस्था करे। तो जिनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है और उन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, अब वो अपने अपने लोगों को जिताने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। ममता बनर्जी चाहती थी कि शरद पवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें, राष्ट्रपति पद का चुनाव। और पिछले चुनाव के समय भी इनका नाम उछला था, लेकिन शरद पवार एक तो मुंबई में, महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ें या वहाँ अपना एक अतिरिक्त मेंबर भेजने की कोशिश करें। दूसरे, उनको पता है अच्छे तरीके से कि विपक्ष का कैंडिडेट राष्ट्रपति बन नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास जो है वो वोट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, इसलिए वो उस झमेले में फंसना भी नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने अब 21 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है 17 दलों की, जो दिल्ली में ममता बनर्जी की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। लेकिन वो एक अलग विषय है। और महाराष्ट्र में जो इस समय खेल चल रहा है, सियासी खेल चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर हैं।
वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बुलडोजर विहीन ऐसा सियासी योद्धा है जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी को बुलडोज कर रहा है, अदृश्य बुलडोजर से उनको तहस नहस किए दे रहा है, राज्यसभा चुनाव में भी और अब विधान परिषद चुनाव में भी। शिवसेना ने अपने 2 दिग्गजों को लगाया है कि भाई इस चुनाव में हमारा दूसरा कैंडिडेट ना हार जाए, वोट अपने पास हैं, वो सारी वोट पड़ जाएं, हमारे दोनों कैंडिडेट निकल जाएं, इसलिए सुभाष देसाई और अनिल परब को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये काम करिए। शरद पवार तो खुद ही जुटे हुए हैं, वो किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट वो लगे हुए हैं। तो 10 सीट 11 कैंडिडेट 288 का सदन, इस समय स्ट्रेंथ 287 शिवसेना के एक एमएलए के नहीं रहने की वजह से, और एनसीपी के 2 ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाएंगे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। अब उसके 53 में से 2 और घट गए, 51 रह गए, उन्हें 3 और वोट चाहिए, और जो अपने सारे एमएलए हैं उनके 100% वोट पड़ जाएं, ये भी सुनिश्चित करना उनको ज़रूरी है। अब जो देवेंद्र फडणवीस ने अविश्वसनीयता के बीज बो दिए हैं, वो बड़ा गुल खिलाने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 5वां कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा, ये इतना अहम बात नहीं रह गई है। अहम बात ये है कि अब एमवीए में फूट पड़ गई है, शक के बीज वो रोप चुके हैं। उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराज हैं, और वो ना शरद पवार की मदद करने को तैयार हैं, ना कांग्रेस की मदद करने को तैयार हैं। तो ये जो इस समय चुनाव हो रहा है वो हर तरीके से बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद की राजनीति की जरा कल्पना करिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। छल कपट की आयु कितनी होती है। मैंडेट तो पहले भी देखा जाए तो बीजेपी को ही मिला था, लेकिन परिस्थितियां बदली और एमवीए का गठबंधन बना। लेकिन अब आगे क्या होगा, रिजल्ट हम देख ही रहे हैं एक एक करके। आगे देखते हैं बीएमसी इलेक्शंस में क्या होता है। उत्तर भारतीय होने के बाद भी मैं हमेशा से शिवसेना सपोर्टर रही हूँ, कारण केवल और केवल हिंदुत्व। लेकिन आज ये दुर्दशा देखकर मुझे भी दुख होता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।